गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का सीसेट के डिसीजन मेकिंग वाला सेशन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज से शुरुआत करेंगे इसकी। तो हम लोगों का कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल जो है वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। और हम लोग अपना जो इस सेक्शन का थर्ड टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण तथा समस्या समाधान, तो उसको आज से शुरू कर रहे हैं। 3 लेक्चर होंगे इसमें। तो आप लोग को जो है आज एक छोटा सा परिचय इसके बारे में देंगे, परिचय मतलब जो होगा, और उसके बाद 2 महत्वपूर्ण लेक्चर होंगे। उसके साथ आपको इसके भी 2 MCQs पार्ट भी मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका जो है जो भी यहाँ से होना होगा वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समस्या समाधान क्या मतलब है, ठीक है। समस्या समाधान, निर्णय निर्माण, तो जैसे समस्या भी क्या है, जो भी कोई समस्या उत्पन्न होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। उसी डिसीजन को ही कहा जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा डिसीजन लेंगे। तो पर्टिकुलर हम लोग इस सेक्शन में यही देखना है कि किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, और उन डिसीजन को लेने में हमें किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी होती हैं। उसके लिए अच्छे अच्छे जो मॉडल्स दिए गए हैं डिसीजन मेकिंग के, वो कौन कौन से हैं, और डिसीजन मेकिंग में क्या क्या तत्व सम्मिलित होते हैं, साथ में इसमें क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और उन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या क्या होता है। तो पूरा एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है सेक्शन, और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं अच्छे खासे एग्जाम में देखने को, ठीक है। तो शुरू करेंगे। तो एक प्रसिद्ध कहावत है कि बेस्ट बिगिन इज हाफ डन, मतलब सर्वश्रेष्ठ शुरुआत आधी सफलता के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक अच्छी शुरुआत की है तो समझिए आधी तभी आप सफल हो गए। खराब शुरुआत जो होती है आपको असफलता की तरफ ले जा सकती है। तो एक अच्छी शुरुआत तो के साथ अगर आपने किसी भी काम को शुरू करते हैं तो क्या होता है, आपको आधी सफलता तभी सुनिश्चित हो जाती है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि शुरुआत किसके लिए। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि चूंकि मनुष्य एक प्रगतिशील मानव, सब भावभंगिमाएं पीछे बनाई गई हैं, इसमें आप लोग क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आप सब पढ़ लीजिए। कुल मिला के ये कहा गया है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो है निर्धारण को निर्णय निर्माण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है और जीवन में वह उत्तरोत्तर प्रगति करना चाहता है, अतः उसके लिए वह लक्ष्य निर्धारित करता है, और व्यक्ति का लक्ष्य उसके परिवेश, परवरिश, इच्छा शक्ति इत्यादि पर निर्भर करती है। इन्हीं लक्ष्यों को जो निर्धारित करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, निर्णय निर्माण, यानी कि डिसीजन मेकिंग के नाम से आप जानते हैं। परंतु व्यापक अर्थ में जीवन में प्रत्येक छोटे से बड़े कार्य, स्थान तथा काल से निरपेक्ष होकर इच्छित के चुनाव से लेकर उसे प्राप्त करने के उपक्रम को निर्णय कहलाता है। देखिए, अब इसको समझिएगा। अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन वो आपके हर चीज़, जिंदगी के हर पहलू में, हर पार्ट से लिपटा हुआ है। जैसे आप मान लीजिए पढ़ने बैठे, अब आप सोच रहे कि आपका एग्ज़ाम है 12 जून को, तो आप पढ़ने बैठे तो आपको लगता है कि यार मुझे अभी देखो 10 दिन बचा हुआ है, 12 दिन, मुझे अब कैसे करना है, तो मैं आज सबसे पहले क्या करूं। जब आपके शब्द उठा क्या करूं, तो ये समस्या है। अब आपका समाधान क्या होगा, देखिए 3 विकल्प हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, तो हम करंट अफेयर उठा सकते हैं, और आसान है पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आते हैं, उसको भी रिवीजन कर सकते हैं। और हम एक काम कर सकते हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से 15 सवाल होते हैं, तीनों सेक्शन मिला के अगर 35 और 20 और 15, मतलब 55 और 15, लगभग 70 सवाल इन्हीं सेक्शन से मिलते हैं। अच्छा, अब इन तीनों सेक्शन में से, मतलब हम इतना डिसीजन आपने लिया कि मुझे ये 3 अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ से फिर डिसीजन शुरू होगा, इन तीनों में मुझे सबसे पहले क्या तैयार करना है। तो आपने करंट अफेयर मान ली चुन लिया, करंट अफेयर पढ़ने लग गए आप, ठीक है। करंट अफेयर उठाया आपने, फिर वहाँ पर समस्या उलझेगी। करंट अफेयर में पहले क्या पढ़ूँ, पहले जो घटना चक्र मार्केट में आई है उसकी संक्षिप्ति पढ़ लूँ, कि पहले मेन न्यूज़ पढ़ूँ। तब फिर आप डिसीजन लेके चलो अच्छा पहले संक्षिप्ति कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कर करके आप जो है हर पार्ट में, तो डिसीजन मेकिंग जो है एक प्रोसेस है, और वो आपस में उलझा हुआ है। मतलब आप जैसे एक डिसीजन लेके फाइनल करेंगे, जस्ट उसके आगे दूसरी समस्या खड़ी आपको मिलेगी। अब आपने संक्षिप्ति पढ़ी, तो आपने संक्षिप्ति में भी यार कि सबसे पहले खेल करूं कि पुरस्कार करूं, तो हर के अंदर 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 जो है डिसीजन मेकिंग जो है छिपा हुआ रहता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम निर्णय के नाम से जानते हैं। डिसीजन यानी कि निर्णय शब्द लैटिन भाषा के शब्द डी सीको यानी डी सीजो से बना हुआ है, डी सीजो से बना हुआ लैटिन भाषा का शब्द है ये, जिसका अर्थ होता है काट कर अलग करना, ठीक है। क्या मतलब इसका, काट कर अलग करना, मतलब कि जो चीज़ आपको चाहिए आपने निर्णय के माध्यम से क्या, उसे काट कर अलग कर लिया, उसे काम करना शुरू कर दिया, या पृथक करना, या निष्कर्ष निकालना। इस अर्थ में निर्णय एक कार्यपथ का चुनाव है, और ये कई विकल्पों में से एक के चयन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप जो है कभी भी सर्वश्रेष्ठ निर्णय नहीं लेते हो।
आपके पास जो भी चीज़ें उपलब्ध ही है 3 या 4 ऑप्शन, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटी करंट ये 3 ही 4 ऑप्शन है, तब आप उसमें से, अब आपके पास ऐसा तो कुछ माध्यम है नहीं कि आप सीधे ऐसी कल्पना कर लो या कोई ऐसा डिसीजन ले लो जिससे आपको पेपर ही मिल जाए। तो आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है उसी में से आपका एक चुनाव जो होता है वही क्या कहलाता है, आपका डिसीजन मेकिंग के नाम से जाना जाता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से एक का चयन ही डिसीजन है। ये परिभाषा है कि उपलब्ध, यहाँ से क्वेश्चन आने शुरू होते हैं आपके कि आप डिसीजन को कैसे परिभाषित करते हैं। तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन होता है उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन या एक का चयन ही निर्णय कहलाता है। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग की एक सबसे अच्छी परिभाषा होती है। हमारे दैनिक जीवन में अनेक समस्या आती रहती है। जीवन में छोटे से लेकर बड़े कार्यों करने के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होते हैं उसे समस्या कहा जाता है। उन्हीं समस्याओं को हल करना ही समस्या समाधान कहलाता है। निर्णय निर्माण तथा समस्या समाधान परस्पर अलग प्रतीत होते हैं, परंतु ये अंतर संबंधित हैं। लगेगा दोनों चीज अलग है, डिसीजन लेना अलग है, समस्या समाधान अलग है, लेकिन नहीं, दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए अंतर संबंधित विषय हैं। यदि हमारे सामने कोई समस्या आई तो उसे दूर करने के लिए हम निर्णय लेना पड़ता है और तथा निर्णय के दौरान भी समस्या समाधान करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया सारा। ठीक है, एक डिसीजन ले रहा है, दूसरा उसमें फंसा हुआ है, तो उसमें कई समस्या, एक डिसीजन लिया उसी के अंदर फिर समस्या उत्पन्न होगी, उसको सुलझाने के लिए फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर डिसीजन लिया आपने, फिर समस्या सामने आएगी। तो ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, केस स्टडीज जो है सिविल सेवा के जो पैटर्न है अपना, यूपीएससी का खासतौर से, यूपी पीसीएस तो अभी नहीं देते, लेकिन हाँ पेपर 4 में आपको दिया जाने लगा है। जब एथिक्स वाले पेपर में आप लोग केस स्टडी सॉल्व करते हो, वो क्या है, वहाँ पर एक समस्या क्रिएट की जाती है और उस समस्या के ऊपर आपका डिसीजन लिखवाया जाता है पेपर में आपसे, जिससे आपको पता चलता है उस टीचर को कि आप जो है इस सिचुएशन में एक अधिकारी के रूप में क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको इसीलिए फोकस करके पेपर 4 में रखा गया है, ताकि जिससे आपकी निर्णय क्षमता, आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो यूपीपीएससी या यूपीएससी चेक कर सके कि अगर आपको अधिकारी अगर बना दिया गया तो क्या आप उस लेवल पर सोच पाओगे या उस लेवल पर डिसीजन ले पाओगे या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हालांकि यूपीपीसीएस में अपने केस स्टडीज 2 या 3 ही पूछ रहे हैं, जबकि ये होना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल ही पूछ रहे हैं, लेकिन 2-3 तो पूछ ही रहे हैं, हो सकता है भविष्य में इसको बढ़ा दें। और इसीलिए इसको प्रीलिम्स में भी रखा गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपको डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, जैसे यूपीएससी में तो इस पर जो क्वेश्चन आते थे अलग तरीके के आते थे, तो वहाँ बंद हो गया ने कि वहाँ पे भी प्रॉपर समस्या दी जाती है, उसमें 4-5 विकल्प दिया था, उसमें चुनाव होता था आपका। यूपीपीएससी इसमें क्या करता है, यहाँ से सीधे उठा के थ्योरी पूछ देगा डिसीजन मेकिंग की, तब आपको मजबूरी है कि थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, इसलिए हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फोकस क्या है हमारा, यूपीपीसीएस है। तो केस स्टडी प्रशासन में सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार समय समय पर अपनी अनुसार सरकार को देती रहती है। इसी उपक्रम में आयोग द्वारा सरकार को सुझाव दिया गया कि तत्कालीन परीक्षा प्रणाली देश के अच्छे प्रशासक नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार ने इस परीक्षा प्रणाली परिवर्तन करने का निर्णय लिया और पैटर्न बदल के सीसेट और साथ में पेपर 4 और नया पैटर्न जीएस का लगा दिया। ठीक है, सरकार के सामने एक समस्या आई, उसके समाधान के लिए सरकार ने निर्णय लिया। अब सरकार द्वारा यह सही निर्णय पहले परीक्षा दे रहे पुराने अभ्यर्थियों के लिए समायोजन की समस्या का जन्म दिया। कुछ विद्यार्थियों के लिए सरकारी निर्णय अच्छा रहा, परंतु कुछ के लिए समायोजन करने में कठिनाई महसूस हुई, जो पुराने पैटर्न पर अपने को तैयार कर चुके थे। इसके लिए अभितरण सरकार ने अपनी समस्या को संप्रेषित किया, जिससे सरकार ने इसे निर्णय के प्रति समायोजन के लिए पुनः निर्णय लिया और 2 अतिरिक्त अवसर दे दिए यूपीएससी बच्चों को। तो ये क्या है, इस समस्या के अंदर घुसी हुई समस्या और उससे जुड़े हुए डिसीजन। ठीक, तो निर्णय निर्माण तथा समस्या समाधान का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। निर्णय तथा समस्या समाधान की परिभाषा। ठीक है, क्या क्या बिंदु हमें पढ़ने हैं, निर्णय निर्माण समस्या समाधान के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु के अंतर्गत करेंगे। निर्णय तथा समस्या समाधान की परिभाषा क्या है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया क्या है, किस प्रोसेस से हम निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग करेंगे, निर्णय निर्माण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब एग्जाम में आने वाले आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक, आगे देखते हैं, ये इसके हम लोग देखेंगे। फिर अनिश्चितता आपदा के समय निर्णय, नीतिपरक निर्णय या निर्णय निर्माण में नैतिकता। ठीक, इन चीजों को हम लोग इस पूरे चैप्टर में 5 को डिटेल करके देखेंगे। इसके अंदर भी सब टॉपिक्स बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो 5 दिखाए गए इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, उसी पर सारा 3 क्लास जो होगी अल्टीमेटली आपको पूरी मिलेगी। देखिए, पहला है हम लोग का निर्णय तथा समस्या समाधान की परिभाषा, क्या होता है। ठीक, एक सेकंड,
चलिए, तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेशन। तो निर्णय निर्माण तथा समस्याओं का समाधान एक ऐसी योग्यता है जो एक प्रशासक, प्रबंधक, राजनेता अथवा सामान्य जागरूक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो समस्याओं की पहचान कर उसका बेहतर से बेहतर हल कम से कम समय में निकाल ले। इसी को कहा जाता है समस्या का समाधान। प्रभाव के आधार पर निर्णय निर्माण अल्पावधि से लेकर दीर्घावधि तक के हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लाइव जीवंत कवरेज एक त्वरित निर्णय है। कोई घटना घटी, तुरंत कैमरामैन ऑन टाइप का तत्काल तैयार हो गए, अपना शुरू हो गया। तो ये क्या है, तुरंत कोई घटना दिखी आपको और आप तुरंत क्या कहते हैं लाइव चले गए और उसको आप दिखाना शुरू कर दिया। ये क्या है, ये त्वरित डिसीजन मेकिंग है। किंतु सामाजिक न्याय को स्थापित करने में निर्णय को एक दीर्घकालिक प्रभाव वाला निर्णय निर्माण करना पड़ता है। देखिए सामाजिक, अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सामाजिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के निर्णय निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखिएगा, दीर्घकालिक निर्णय। वहां पे त्वरित निर्णय निर्माण नहीं लेंगे। जैसे कि आपको गरीबी समस्या है, उसके लिए आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आप तुरंत कहोगे नहीं, जाओ सब सारे गरीबों को 1-1 लाख रुपए बांट दो। ये क्या हुआ, त्वरित। इससे क्या होगा, दीर्घकालिक नुकसान हो जाए, अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। तो सरकार क्या करेगी कि भैया जो गरीबी है उसको निपटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि रोजगार और स्वरोजगार पे काम करे। सरकार फिर क्या लेके, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, फिर सरकार ने क्या किया, स्वरोजगार योजना चलाई। ठीक, इस तरीके की जो है दीर्घकालिक नीतियां होती हैं, खासतौर से जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक, निर्णय अनेक तत्वों से प्रभावित होता है और निर्णय निर्माण की प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। क्या देखिएगा, निर्णय निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन आता है, क्या क्या कारक है निर्णय निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। सबसे पहला खतरा उठाना, रिस्क टेकिंग। ठीक, इससे डरते हैं लोग, और डरते हैं तो क्या होता है, डिसीजन नहीं लेते हैं, बचते हैं। निर्णय निर्माण में प्राय अनेक खतरे निहित होते हैं। संगठन के लोग सामान्यतः उनसे दूर रहना चाहते हैं। वे सामान्यतः ऐसे विकल्पों का चयन करना चाहते हैं जहां पर खतरों की संभावना अत्यंत कम हो। वे अपेक्षाकृत कम पूंजी वाले धन संबंधित खतरों को उठाना पसंद करते हैं। निर्णय निर्माण इस प्रकार का काम करते हैं, निर्णयदाता इस प्रकार काम करते हैं जैसे कि उनका तथा उनके संगठन या उनके संगठनों का भाग्य खतरे में है। उनके निर्णय जिन्हें लिया जाना चाहिए इस भय से नहीं लिए जाते कि कहीं वे असफल न हो जाए और अपना सब कुछ खो न बैठे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले खतरा, रिस्क उठाने की जो समस्या है, जैसे क्या होता है, जैसे कि दो तरीके से समझिए इसको। एक तो आसान भाषा में, जैसे कि अब कोई नया लड़का सिलेक्ट होकर एसडीएम बन के गया है, और एकदम रियल घटना बता रहा हूँ, इसमें मतलब वो नहीं है कि कहानी बना रहा हूँ मैं आपको। तो नए तहसील में उसको नई नई पोस्टिंग मिल गई। अब जो है वो छोटे से छोटे कागज पर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कारण कि अभी उसको अंदर डर है कि कहीं मुझसे कोई गलत साइन ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी नहीं चली जाए, क्योंकि मैं प्रोबेशन पीरियड पे हूँ। ठीक है, तो ये जो होता है ये डिसीजन को रोकता है, ये बाधक है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, खतरा। ठीक, दूसरा असफलता का भय, फियर टू फेलियर। असफलता का भय निर्णय निर्माण की प्रक्रिया द्वार को बंद कर देता है। अनजाने परिणामों की चिंता निर्णय प्रक्रिया को पंगु बना देती है। जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि अमुक निर्णय अच्छा है या बुरा। भाई कोई डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन के आधार पर ही जो सफलता का दर होगा वो प्राप्ति होगी या नहीं होगी, उसके डिपेंड करता है डिसीजन लेने के बाद जो चीज़ें हुई उसके आधार पर। तो जब तक आप डिसीजन ही नहीं लोगे तब तक कैसे क्लियर हो पाएगा कि ये जो है अच्छा है कि बुरा है। लेकिन इस डर से कहीं हम असफल न हो जाएं, कोई निर्णय लेते ही नहीं है, जो जैसे चल रहा होता है उसको वैसे ही चलने देते हैं। लोग अपनी सफलताओं से सीखने का अवसर खो देते हैं। जैसे भाई यहाँ पे क्या कहा जाता है, कोई डिसीजन लो, गलत होगा तो क्या होगा, ठीक है, हो सकता है तुम्हारा काम ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ सीखोगे तो जरूर उससे। जैसे कि आप लोग जानते हैं बल्ब वाली कहानी, 100 एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद तब जाके बल्ब का आविष्कार हो पाया था। तो 99 तरीके उनको पता लगे ना कि जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते, है ना। तो ये क्या है, तो इसमें कहा जाता है कि डिसीजन लेना चाहिए, आप जो है असफलता से मत डरिए। ठीक है, असफलता भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। ठीक, तो दूसरा हो गया आपका असफलता का डर। तीसरा है व्यक्तिगत पक्षपात, यानी कि पर्सनल बायसनेस। व्यक्तिगत पक्षपात, पर्सनल बायसनेस। ठीक है, निर्णय निर्माण में व्यक्तिगत पक्षपात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक, व्यक्तिगत पक्षकार को जो है अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अनेक परस्पर विरोधी कारणों की विवेकपरकता को निश्चित सिद्धांतों द्वारा निश्चित करना असंभव है।
प्रत्येक व्यवस्था में अनेक कारण या तर्क होते हैं, या आदतें प्रत्यावर्तन पूर्वाग्रह से जो है ग्रसित हो सकती है। मतलब कि एक पर्सनल बायसनेस आपके अंदर अगर छिपी है कोई किसी चीज़ को लेके, तब आप परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाओगे, और ये संभव ही नहीं है किसी के अंदर ना हो। ये होती ही होती, चाहे किसी धर्म को लेके हो, चाहे किसी मजहब को लेके हो, चाहे किसी जाति को लेके हो, चाहे किसी विचार को ही लेके क्यों ना हो, ठीक है, ये होती ही होती। इसीलिए जो हर्बर्ट साइमन है, लोक प्रशासन के जो डिसीजन मेकिंग के क्या कहते हैं जनक माने जाते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि कोई भी एक प्रशासक या कोई भी व्यक्ति जो है पूर्ण तार्किक नहीं हो सकता, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, पूर्ण तार्किक नहीं होता है, बस वो एक तार्किक डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब कि उपलब्ध में से सबसे बेस्ट जितना सोच पाए आप। तो वासनाओं और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। समस्त तर्क व्यक्तिगत भावनाओं और संबंधों से अनुचरित होते हैं। कभी कभी ये भावनाएं स्थिति की उपयुक्त होती हैं और कभी कभी नहीं होती हैं। जैसे आप मान लीजिए कि पुरुष हैं तो महिला के प्रति नकारात्मक भावना रख रहे हैं, महिला है तो पुरुष के प्रति सकारात्मक नकारात्मक भावना रखती है। ये चीज़ें आपके डिसीजन में कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेंगी ही करेंगी। तो तीसरी बाधा क्या है आपकी, वो क्या है आपकी, जो आपके अंदर जो पूर्वाग्रह है, ठीक है। चौथा अनुभव, एक्सपीरियंस। निर्णय निर्माण में अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान है। निर्णय निर्माण में उसके योगदान का न्यून आकलन नहीं किया जा सकता। सफल निर्णयों की जितनी ही अधिक संख्या होगी और अधिक निर्णय लेने से उतना ही अधिक किसी में आत्मविश्वास होगा। देखिए एक्सपीरियंस, जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसी को देखिए प्रमोशन मिलता है। हायर पोस्ट पे अधिकतर आप लोग वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है डिसीजन लिए हैं, सही गलत से सीखा है, और सीखने के बाद अब वहाँ पर है, तब इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लोग डिसीजन लेते हैं वो सब पे लागू कर दिया जाता है। नीचे वाले से नहीं पूछा जाता कि आप क्या सहमत है कि नहीं सहमत इससे। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि ये मान के चला जाता है कि वो अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्होंने अनुभव के आधार पर डिसीजन लिया है, अपने पूर्व में गलतियों से सीखते हुए अनुभव लिया है, और अमूमन ऐसे अनुभव जो है काम करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और सही ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अनुभव जो है न होना क्या होता है, आपको अगर अनुभव नहीं है तो ये भी बाधा है डिसीजन मेकिंग में। अनुभव का अंधा अनुकरण उपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक अधिकारी ने आज से 25 साल पहले इस ऐसे मामले में ऐसा डिसीजन लिया था, अब आपको पता है कि वर्तमान परिस्थितियां वैसी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं वो उनके पास अनुभव था, उन्होंने लिया है, इसका मतलब सही होगा, हम भी लेते हैं। पता चल रहा है कि उस टाइम की परिस्थिति अलग थी, आपने उसे लगा दिया, वहाँ पे हो गया काम दंगा। तो नहीं होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो अंधा अनुकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुभव के आधार पर कुछ कार्य किए जा सकते हैं। अनेक वर्षों के अनुभवों वाले किसी व्यक्ति के लिए दूसरे द्वारा प्रस्तुत नए विचारों को सुनना सरल नहीं होता है, ठीक है। तो जिसके पास कई सालों का अनुभव होता है, किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति जो प्रस्तुत नए विचार थे वो सुनता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाले के पास अभी इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा। चौथा है इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि और पूर्वाभास भी निर्णय निर्माण को प्रभावित करते हैं। पूर्वाभास सूचना या अनुभव आधारित वे कारक हैं जो अवचेतन मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं। किसी निश्चित निर्णय को लेते समय पूर्व मनोवृत्ति चेतन मस्तिष्क में आ जाती है, परंतु उसके कारण सुस्पष्ट नहीं होता। प्राय अंतर्दृष्टि किसी निश्चित पथ के समस्या समाधान की आवश्यक दिशा का दिग्दर्शन करा सकती है, जबकि उसकी ससंगता बाद में आती है। अंतर्दृष्टि पर आधारित निर्णयों की विश्वसनीयता उस समय और अधिक बढ़ जाती है जब वे तर्क और अनुभव द्वारा समर्थित होते हैं, ठीक है। देखिए आप कुछ सोच रहे होते, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप सोचते कि यार देखो मन मेरा क्या कह रहा है इस संदर्भ में, ये काम मैं करूं ना करूं, तो आपको लगता नहीं यार ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है लगता है कुछ ना कुछ तो बुरा हो जाए। क्या हो जाएगा ये नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आप कहते हो चलो छोड़ो, ठीक है। आपने छोड़ा, आपको पता चला कि वो आपका डिसीजन लिया हुआ सही था, और उसके पीछे का तर्क और उसको और मजबूती कब मिलती है, जब उसके साथ अगर तर्क जुड़ जाता है तो उसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने कोई ट्रेन है, जाना है आपको, लेकिन आप नहीं गए, या फिर आपने सोचा कि यार पता नहीं ठीक नहीं लग रहा, छोड़ देता हूँ, इस ट्रेन से नहीं जाता हूँ। आपको पता चलता है अगले दिन कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और आप नहीं गए, आप बच गए। अब आप उसके पीछे तर्क भी लगा देते हैं कि क्योंकि साथ में कल आंधी बारिश थी और ऐसी संभावना थी कि ट्रेन पर कई पेड़ गिर सकता है या कुछ किसी प्रकार से दुर्घटना हो सकती है, इस वजह से और मैं नहीं गया था, और बीच में मेरे मन में तो आ ही रहा था। तो क्या वो तर्क के साथ आपने अपने इंट्यूशन को सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इंट्यूशन नहीं है अगर, तो भी डिसीजन मेकिंग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। परामर्श लेना,
यानी कि सीकिंग एडवाइस, निर्णय लेते समय दूसरों के विचार से अवगत होना या दूसरे से परामर्श लेना सदैव हितकर होता है। खेल रूप में अन्य लोगों की बात का श्रवण अच्छा निर्णय लेने की संभावना का अच्छी तरह विस्तार कर सकता है। जो लोग निर्णय लेने में दूसरों की सलाह नहीं लेते वो एक बड़ा खतरा उठाते हैं, क्योंकि वह पुनर्निवेशित फीडबैक से अलग अलग होते हैं। देखिए, तो अगर आप क्या कहते हैं कि किसी का वो सलाह नहीं ले रहे हैं या बिना सलाह के निर्णय कर रहे हैं, तो वो घातक हो सकता है, यानी कि बाधा पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जब भी आप डिसीजन लें तो उसमें इन तत्वों को समावित करना है, नहीं करने पर वो बाधा के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे हमारे क्या थे, बाधा, क्या बाधा हो सकते हैं किसी डिसीजन लेने में। फिर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, सेकंड पॉइंट है हम लोग का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। इसको देखते हैं। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, निर्णय और समस्या समाधान एक उच्च कोटि की क्षमता है जिसके अंतर्गत कम से कम समय में एक बेहतर विकल्प समाधान के लिए प्रस्तुत किया जा सके। इस प्रकार निर्णय क्षमता और निर्णय लेना एक बेहतर विकल्पों का समूह है, जिसमें से किसी एक विकल्प का चयन कर समस्या समाधान के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि समस्याओं का समाधान किसी भी समस्या को क्रमबद्ध विश्लेषण करना, उसका उपयोग करना तथा उसका उपयोग करने के बाद उसका मूल्यांकन करना है। ठीक, अभी सरल भाषा में समझाऊंगा। देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया होती है डिसीजन मेकिंग कैसे, पहले आप देखेंगे कि समस्या क्या है। समस्या क्या है भाई, ठीक है, समस्या क्या है हमारे पास, मान ली तत्काल वही जो हम लोग का करंट अफेयर वाला मामला कि हमारे पास समय कम है और हमें पढ़ना बहुत सारा है, ये समस्या। ठीक, तब आप देखें अच्छा इसका विकल्प क्या है। अभी ये तो विकल्प नहीं है कि एग्जाम ही छोड़ दो, ये तो विकल्प नहीं हो सकता, एग्जाम भी देना है। तो इसका हमारे पास उपलब्ध विकल्प क्या है। देखो, हमारे पास 10 दिन बचा हुआ है और हमारे पास जो उपलब्ध विकल्प है कि 10 दिनों के अंदर जो चीज़ें हो सकती है, मैं 3-4 चीज़ें जो है मजबूत कर ले जाता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं प्रीलिम्स में। जैसे कि करंट अफेयर हो गया, आसानी से तैयार हो जाएगा, पॉलिटी आसानी से तैयार हो जाता है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, और यूपी स्पेशल कर लेता हूँ, तो मैं उस रेंज में पहुँच जाऊँगी, कम से कम पास तो हो ही सकूँगा। साथ में जनगणना योजना वगैरह देख लूँगा, तो लगभग हो सकता है संभावना कि मैं पास हो जाऊँ। ये 3-4 विकल्प हैं, आपने चुनाव किया ये। ठीक, अब आपने ये विकल्पों को चुना और फिर उसके बाद डिसीजन लेके हाँ मैं अब यही करूँगा और इसी के आधार पर इस बार परीक्षा में बैठूंगा। ठीक, तो ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। समस्या समाधान के लिए निम्न तथ्यों पर सामान्यतः ध्यान दिया जाता है। समस्या क्या है, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसके समाधान को प्रभावित या सीमित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। समाधान के लिए बता दिया मैंने कि आपके पास 3 विकल्प हैं। पहले आप देखोगे ना क्या समाधान क्या हो सकता है, तो पढ़ना ही समाधान, जैसे कि एग्जाम छोड़ देंगे, ये तो समाधान नहीं था ना, इसका देना है एग्जाम। ठीक, तो आपने देख लिया कि नहीं, बस ये तो है कि एग्जाम देना। फिर आपने देखा कि चल एग्जाम को निकालने के लिए मेरे पास विकल्प क्या क्या है, किस विकल्प की क्या अच्छाई और क्या बुराई है। आपने विकल्प लिया, उसके बाद देखा कि किस विकल्प की क्या अच्छाई और क्या बुराई है। मतलब कि भैया अब आप क्या नहीं तो सोच रहा हिस्ट्री पढ़ लूँ अगर, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने से क्या होगा, पिछले साल के पेपर देखो चाहे कितने पढ़ लो, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, या तो हो आसान है तो हो ही जाएंगे, नहीं होंगे तो कितने पढ़ लो, होंगे नहीं। इसका मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ के मैं समय की बर्बादी करूंगा। ठीक है, तो आपने देखा। ठीक, सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा हो सकता है, मतलब इनमें से जैसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा होता है, आपने देखा करंट अफेयर सबसे अधिक जो है 35 क्वेश्चन दे रहा है, इसको तो चाट जाना है, मतलब 35 आया तो 35 में से 35 सही करूँ मैं। ठीक, और इसके बाद अगर सेकंड नंबर का टाइम मिलता है तो मैं पॉलिटी जाऊंगा और इस पे जाऊंगा, तो यहाँ से एकदम परफेक्ट तरीके से मैं 70 अगर यहाँ से आ रहा है तो 70 में से 60 तो मैं सही कर सकता हूँ। ठीक, तो ये आपने देखा कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है। इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, अब आपके पास बचे 10 दिन है और आपको इसी में ये 3 चीज़ें आपने डिसाइड कर ली है। उठा के देखिए घटना चक्र आंख वाली जो करंट अफेयर आई है वो दिख रही 200 पन्ने की, तो आपने लगा कि यार ऐसा करता हूँ, सबसे पहले इसका संक्षिप्त फटाफट रिप्लाई करता हूँ। पॉलिटी में क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आर्टिकल हो गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करके इसको किया जा सकता है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में कुछ नहीं करता हूँ, बस पुराने पेपर को लगा के चला जाता हूँ। तो आपने क्रियान्वयन का एक तरीका अपना लिया। ठीक है, फिर आपने देखा क्रियान्वयन के बाद के कमियों को कैसे दूर किया जाएगा, जो कमियाँ हैं, अब मुझसे गलती क्या होती है क्रियान्वयन के बाद, जैसे मैं आप पढ़ता हूँ तो भूल जाता हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं इस बार थोड़ा सा जल्दी आर्टिकल को लिख के और करंट अफेयर को
जो है थोड़ा सा डीप करके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं करता हूँ। तो मेरे पास कमियाँ क्या है क्रियान्वयन में? रिवीजन। इसलिए अंतिम के 2 से 3 दिन मैं रिवीजन को रखूँगा, ठीक है। इसको फटाफट इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार जल्दी से। तो व्हाट इज प्रॉब्लम, सबसे पहले व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग और लिमिटिंग इट्स सॉल्यूशन, व्हाट आर इट्स अल्टरनेटिव्स, विच ऑप्शन इज गुड और बैड, और how could be the best option and how will it implemented and how will the post implementation defines be addressed, ठीक है। तो इस प्रकार निर्णय तथा समस्या समाधान में एक पदानुक्रम स्थापित हो जाता है। विद्वानों ने, इसको याद कर लीजिएगा, 7 पॉइंट जो है ना, ये क्रम लगाने के लिए भी पूछ सकता है कभी भी आपसे, ठीक है। विकल्पों का चयन इस तरीके से, क्रियान्वयन, इसको तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पदानुक्रम स्थापित हो सकता है। विद्वानों ने इसका पदानुक्रम को लेकर गंभीर मतभेद भी हैं, परंतु यह सर्वाधिक सामान्यीकृत सोपान प्रक्रिया है। वास्तव में निर्णय वाली स्थितियों में व्यवस्थित पदानुक्रम प्रक्रिया बहुत कम होती है। कई स्तरों पर एक ही समय का समस्या अलग अलग हो सकती है। जैसे आपने लिया ना कि क्रियान्वयन कैसे करेंगे, उसी में आपको आगे कोई उसी में उलझी हुई दूसरी समस्या आ गई, या दिक्कत ये फंस रही कि मैं करंट याद भी तो नहीं कर पाता हूँ, उसे तो याद ही नहीं होता है। पॉलिटी अच्छा है, बढ़िया है, क्वेश्चन आ जाते हैं, आसान है, लेकिन समस्या कि मैं भूल जाता हूँ, तो फिर उसके लिए एक नई समस्या अंदर ही अंदर पैदा हो गई। तो ये एक सामान्य है, अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग चरण ही बताए हैं, लेकिन बहुत हद तक ये सही है। कुछ सोपान छूट भी सकते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि बस आपने डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है, अभी तो कैसे करना है आपको नहीं सोचना, क्योंकि आपने सोच लिया करना है, एक स्टेप खत्म हो गया इसमें, ठीक है। और कुछ की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसे सामान्यकरण के आधार पर निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 7 चरण होते हैं, ठीक है। समस्याओं को समझना, परिभाषित करना, चिन्हित करना, सबसे पहले ये स्टेप, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला स्टेप है समस्याओं को समझना, उसे परिभाषित किया, उसे चिन्हित करना, ठीक, अथवा समस्या बोध, सीधा एक शब्द देगा समस्या बोध। फिर कारकों की सीमा का पहचान करना कि क्या फैक्टर है, किस मतलब कितने ही मेरे पास उपलब्ध कारक क्या है, विकल्प क्या है, उनकी सीमा कहाँ तक है, ठीक। विकल्पों का विकास करना, ठीक है। आपने फिर उसके बाद दिखा कि हाँ मुझे ये फाइनली करना है, अब आपके पास विकल्प क्या क्या है, उसे फिर विकसित किया। सबसे पहले क्या हो गया, समस्या बोध हुआ। फिर कारकों की सीमा का पहचान, मतलब कि इसको इंग्लिश में देख लीजिए और आसानी समझ में आएगा। डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग फैक्टर्स, कि हमें क्या चीज़ें रोक क्या रही हैं आपको, कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। ये क्या है, लिमिटेशन। अब आपके पास लिमिटेशन है ना 10 दिन की, नहीं तो आप तो पूरा सिलेबस करो भैया, क्या दिक्कत है, लेकिन आपके पास लिमिट है। फिर आप देखते हो कि 10 दिन के अंदर जो मेरे पास विकल्प उपलब्ध है, तो वही है 3 विकल्प, जैसे बताया 3 सब्जेक्ट आप बढ़िया करके जाइए। फिर विकल्पों का मूल्यांकन किया आपने, क्या विकल्पों का मूल्यांकन किया कि एनालिसिस द अल्टरनेटिव्स, कि अच्छा ठीक है, अगर मान लो इसकी जगह मुझसे क्या कहते हैं कि मैं पॉलिटी नहीं कर पाता हूँ, इसका विकल्प क्या हो सकता है, इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या। तो आपने अल्टरनेटिव के बारे में चलो, इससे यूपी स्पेशल से भी 10-15 क्वेश्चन आते हैं, जनसंख्या से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, कुछ योजना कर लेता हूँ, आर्थिकी कर लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ से मुझे मिल जाएंगे। तो आपने अल्टरनेटिव क्या किया, मूल्यांकन किया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, ठीक, मतलब कि सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। आपने देखा कि अच्छा ये मैंने देखा दो एक बंच बनाया आपने, पॉलिटी वाला, इकोलॉजी वाला, करंट अफेयर वाला, एक बंच बनाया आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी, और दूसरे का 3 सब्जेक्ट का, लेकिन आपने तुलना की, देखा कि यार नहीं ये वाला ज़्यादा बेहतर है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएंगे, कम मेहनत है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का आपने चयन कर लिया। फिर चयनित विकल्प निर्णय को क्रियान्वित करना, ठीक है, क्रियान्वित करना। आप लोग को एडमिशन के लिए किसी नंबर पर बात करनी है तो इस नंबर पर संपर्क करके, इस पर पेमेंट करके आप लोग 499 का इस कोर्स में ले सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट इंटरपर्सनल कोर्स जो है 499 में मिल रहा है। इसमें लगभग 14 to 15 क्या कहते हैं वीडियोस आपको मिल रही हैं, जिसमें कंप्लीट हम लोग करा रहे हैं लेक्चर वाइज, और साथ में आपको PDF नोट्स भी मिल रहा है, ठीक। तो आप लोग कर सकते हैं इसको, आप चाहें तो आप लगभग ये 10वां लेक्चर है, इस तरीके से और पहले ही पढ़े हुए एक ग्रुप में आपको ऐड करके पूरा कर दिया जाए। करना क्या है, इस नंबर पेमेंट करनी है, पेमेंट के साथ साथ आपको अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का, साथ में अपना टेलीग्राम नंबर, अपना नाम जो है शेयर कर देना है, ठीक। मूल्यांकन तथा नियंत्रक तंत्र को स्थापित करना, ठीक है। मूल्यांकन, फिर नहीं सॉरी 6 क्या है, चयनित विकल्प को क्रियान्वित करना। जो आपने विकल्प लिया है उसको क्या है, आपने जब डिसीजन के रूप में उसे आगे बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, निर्णय का क्रियान्वयन हो गया, कि फाइनल आपने इंप्लीमेंट कर दिया। फिर उसके बाद अंतिम चरण है मूल्यांकन तथा नियंत्रक तंत्र को स्थापित करना, ठीक है। मूल्यांकन तथा
नियंत्रक तंत्र को स्थापित करना। आपने देखा, ऐसा नहीं डिसीजन लेकर छोड़ देते हैं आप, फिर बाद में देखते हैं ना कि यार इसका क्या कहते हैं कि अभी जो है बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नुकसान ना हो जाए, इसलिए कंट्रोल्ड वे में उसको उतारते हैं। कोई डिसीजन लिया आपने ना, जैसे आपने डिसीजन लेकर हमें वो करना है, अब आप उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करोगे, नहीं तो सोचो कि साथ ही अगर सब चीज़ों पर लागू कर दिया आपने उसे तो धराशायी भी हो सकता है मामला वो। तो आप देखोगे फिर जैसे आपने मान लीजिए वो डिसीजन ले लिया, तो आप फिर क्या करोगे, काम करोगे, आप अपने आप को नियंत्रित रूप में थोड़ा थोड़ा कुछ और भी देखते रहोगे। मान लो इस बार करंट अफेयर क्वेश्चन कम आ गए, मान लो पॉलिटी क्वेश्चन कठिन आ गए, ये आपके दिमाग बनेगा। साथ में फिर जब आप परीक्षा दे लोगे तो आप क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे कि आपने जो डिसीजन लिया था ये क्या सही था, मेरे लिए लाभ हुआ कि नहीं हुआ। इन सभी स्टेप्स से उतरकर आपका क्या होता है, डिसीजन बनता है एक फाइनल, ठीक। और इनमें अभी आगे हम लोग देखेंगे असली थ्योरीज जो होंगी वो अब कल से शुरू होंगी आपकी, जिसमें बेस्ट तरीके से आपको पता लगेगा कि अब आगे एक एक स्टेप हम लोग डिसीजन कैसे लेते हैं, जो इसकी बेसिक थ्योरी है। तो आज तो एक आपको जानकारी दी गई इसमें माध्यम से कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है, किन प्रक्रियाओं से गुजरकर वो बनता है। तो आप लोग जो है किसी प्रकार के डाउट के लिए, एडमिशन के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क क्या, आप लोग सीधे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट बात तो नहीं हो पाती है, फ़ोन नहीं उठ पाता ये, तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना पेमेंट 499 का करके स्क्रीनशॉट लेके उसको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, और अपना टेलीग्राम का नंबर एंड नेम आपको शेयर करना है इसी नंबर पर व्हाट्सएप, और आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।